हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है फाइटर बैच के एक नए टॉपिक में। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं आपका क्वांटम थ्योरी का पहला लेक्चर। हाँ, बहुत लोग बहुत दिन से कमेंट कर रहे थे सर ऑप्टिक्स कब खत्म होगा, ऑप्टिक्स कब खत्म होगा। तो आप सब लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि ऑप्टिक्स खत्म हो चुका है। आज हम लोग शुरू करेंगे क्वांटम थ्योरी और उसका जो पहला टॉपिक का नाम है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। सो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही ईजी टॉपिक है। हम लोग कैसे करेंगे, एग्जाम में कैसा टाइप का क्वेश्चन आएगा, सब कुछ डिस्कस करेंगे। क्या इधर थ्योरी है, हर एक चीज़ समझेंगे और हर एक चीज़ डिटेल्स में समझेंगे। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप लोग को जानना पड़ेगा कि इस टॉपिक से कितना नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो आपके सेमेस्टर 4 में इस टॉपिक से टोटल 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। आप लोगों को मैं सिलेबस ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। जिन लोगों को नहीं पता कि आपका सेमेस्टर 4 का सिलेबस में कितना नंबर का क्या क्वेश्चन आएगा, वो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक में क्लिक करके उधर देखना, सिलेबस पीडीएफ बोल के एक लिंक दिया है। तो सिलेबस पीडीएफ में आप लोग क्लिक करके आप लोग उस लिंक से उस सिलेबस का पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर हर एक चीज़ लिखा है काउंसिल की तरफ से इस टॉपिक से कितना नंबर आएगा। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, उससे आएगा 4 मार्क्स का क्वेश्चन। तो 4 मार्क्स बोलने से आप लोग मत सोचे सर मिनिमम इतना नंबर के लिए कौन पड़ेगा, लेकिन आपका टोटल एग्जाम होगा 35 नंबर। 35 में 4 नंबर बहुत नंबर होता है। और इसके अलावा भी ये एक ही चैप्टर है। ऑप्टिक्स जैसे इतना बड़ा चैप्टर था, इतना रे ऑप्टिक्स वे ऑप्टिक्स, लेकिन ये जो है ये सिर्फ एक ही टॉपिक है, मतलब एक ही चैप्टर है। आप लोग बुक में खोलेंगे एक ही चैप्टर है, तो एक ही चैप्टर से 4 मार्क्स क्वेश्चन आ रहा है, मतलब बहुत ही बड़ी बात है। समझ पा रहे हैं? सो इधर देखिए, मैंने टॉपिक का इधर हेडिंग में देखे लिखा हूं कि डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, उसका नीचे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो ये डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन का मतलब क्या है और हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों लिख रहे हैं, और क्या कुछ में नहीं होगा? तो और भी बहुत कुछ होगा, लेकिन आपका सिलेबस में ओनली एंड ओनली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इसलिए मैंने सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहाँ पर लिखाया है। सो डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन है क्या, थोड़ा अगर ब्रीफ आपको इंट्रोडक्शन दे दूं। ऑलरेडी आप लोग ये पढ़ के आ चुके हैं, कहाँ पर, लाइट में। आप लोग वेव ऑप्टिक्स में पढ़ के आ चुके हैं। वेव ऑप्टिक्स में आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि लाइट के पास क्या था, डुअल नेचर। लाइट के पास होता है डुअल नेचर। तो जैसे लाइट के पास अगर डुअल नेचर होता है, तो क्या हमारे पास मैटर के पास भी डुअल नेचर होना पॉसिबल नहीं है? ये भी हम लोग इधर देखेंगे। जैसे अगर लाइट के पास डुअल नेचर है, लाइट बिहेव कर सकता है इलेक्ट्रॉन, मतलब सॉरी लाइट बिहेव कर सकता है पार्टिकल और वेव की तरह, तो वैसे इलेक्ट्रॉन क्या एक पार्टिकल और एक वेव की तरह बिहेव कर सकता है, वो हम लोग इधर चेक करेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा ब्रीफ हिस्ट्री बोल देता हूँ, क्या है आप सभी लोगों को पता है कि नहीं। हम लोग ऑप्टिक्स में पढ़े थे कि सबसे पहले न्यूटन ने क्या बोला था, याद कीजिए आप लोग, हमने पढ़ा था सबसे पहले न्यूटन सर ने क्या बोला था। न्यूटन ने बोला था लाइट कॉन्सिस्ट ऑफ पार्टिकल, लाइट कॉन्सिस्ट ऑफ पार्टिकल। याद कीजिए, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़े थे, कॉन्सिस्ट ऑफ पार्टिकल्स। फिर कौन आए, हाइगेंस, ये आप लोग ऑलरेडी पढ़े हैं, मैं फिर से थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ। हाइगेंस ने क्या बोला था, लाइट कॉन्सिस्ट ऑफ वेव। फिर बाद में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने आके क्या बोला, मैक्सवेल ने बोला लाइट कॉन्सिस्ट ऑफ वेव, और इसी को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के नाम से जानते थे। ये मैक्सवेल ने भी बोला, हाइगेंस ने भी बोला। फ्रेस्नेल और यंग दो साइंटिस्ट थे, फ्रेस्नेल और यंग, इन्होंने भी कंक्लूड किया कि लाइट कॉन्सिस्ट ऑफ वेव। तो बाकी सारे साइंटिस्ट बोल रहे थे लाइट है वेव, लेकिन न्यूटन सबसे पहले बोले थे क्या है, लाइट इज पार्टिकल्स। तो ये डिबेट फिर से तब बढ़ गया, कब, जब सर मैक्स प्लैंक ने, अभी हम लोग इस चैप्टर में प्लैंक इक्वेशन भी पढ़ेंगे, मैक्स प्लैंक ने अपना क्वांटम थ्योरी दिया और उन्होंने वहां से बोला लाइट कॉन्सिस्ट ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, अब आज इस चैप्टर में हम लोग प्लैंक का थ्योरी पढ़ेंगे। फिर ये डिबेट चलता रहा, फिर अल्टीमेटली डी ब्रोगली ने आके बोला कि लाइट के पास डुअल नेचर, मैटर मतलब जैसे लाइट होता है, लाइट के पास डुअल नेचर, जैसे पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है लाइट का। ठीक है, ये किसने बोला, डी ब्रोगली ने आके बोला। तो अभी हम लोग इन सब चीज़ों को देखेंगे कि पूरा ब्रीफ हिस्ट्री क्या है और प्लैंक्स थ्योरी क्या है। लेकिन उससे पहले आप लोग जान के रखिए, लाइट का जो वेव नेचर हमने पढ़ा था, उधर कौन कौन से एक्सपेरिमेंट सपोर्ट किया था लाइट का वेव नेचर। तो याद कीजिए, लाइट का वेव नेचर सपोर्ट किया था 3 एक्सपेरिमेंट। क्या क्या आप लोग पढ़े थे ऑलरेडी, वेव ऑप्टिक्स का तीन बोलिए क्या नाम है, पिछले कुछ दिनों से जिसका क्लास हो रहा था, हाँ उसी चीज का, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। पोलराइजेशन, ये 3 क्या डिनोट करता है, ये 3 क्या डिनोट करता है, वेव नेचर ऑफ लाइट। ये 3 डिनोट करता है क्या, वेव नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, ये 3 डिनोट करता है वेव नेचर ऑफ लाइट। और पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट कौन डिनोट करता है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे पार्टिकल नेचर। सो पार्टिकल नेचर को
समझाने के लिए भी ऐसा बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है। तो उस एक्सपेरिमेंट में जो एक्सपेरिमेंट आपका सिलेबस में है उसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक्चुअली बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है, क्या क्या एक्सपेरिमेंट है मैं नाम लिख दे रहा हूँ, लेकिन आपको मैं पढ़ाऊंगा सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो पार्टिकल नेचर किसी भी वेव का एस्टेब्लिश करने के लिए, लाइट का या मैटर का किसी को भी एस्टेब्लिश करने के लिए लाइट का पार्टिकल नेचर, वहाँ पर हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट से एक्सप्लेन कर सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके अलावा और एक इफेक्ट होता है जिसका नाम है कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट। और एक इफेक्ट है जिसका नाम है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये 3 तरह का इफेक्ट हमारे पास होता है। तो वेव नेचर ऑफ लाइट होता है इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को हम लोग एस्टेब्लिश कर सकते हैं बाय यूजिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, ये आप लोगों को जानना पड़ेगा। अभी पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट पहले समझेंगे, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे डुअल नेचर का मतलब क्या है। तो आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक होगा, ये लेक्चर हमारा जो आज का लेक्चर डील करेगा वो डील करेगा किसके ऊपर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर आज का लेक्चर डील करेगा। फिर हम लोग नेक्स्ट दिन पढ़ेंगे कि डुअल नेचर है क्या। इसके बाद जैसे लाइट का डुअल नेचर हो रहा है, मैटर का क्या डुअल नेचर होता है, वहाँ पर हम लोग डेविसन गार्मर एक्सपेरिमेंट, 2 साइंटिस्ट थे, एक का नाम था डेविसन, दूसरा का नाम था गार्मर। तो डेविसन गार्मर एक्सपेरिमेंट हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में। तो पहले आज लोग देख लेते हैं कि ये चीज़ है क्या, पहले इसको फोकस कीजिए। ठीक है, अभी देखिए क्या चीज़ है। नाउ डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर जो हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले एक मेटल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो मेटल क्या है, आप सभी लोगों को पता है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स क्या होता है, आप सभी लोगों को पता है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, सभी लोगों को पता है। लेकिन क्यों होता है, इलेक्ट्रिसिटी मेटल क्यों कंडक्ट करता है, क्यों बोलिए तो, क्योंकि अगर एक मेटल हुआ, मेटल का आउटर सरफेस में फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है। मेटल का आउटर सरफेस में क्या रहता है, फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है मेटल का आउटर सरफेस में। सो ये फ्री इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, मेटल क्या करता है बोलिए, मेटल करंट कंडक्ट करता है। कोई भी मेटल जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, ये करंट कंडक्ट करता है, कोई भी मेटल हो चुका है। लेकिन हर एक समय तो मेटल कंडक्ट नहीं करता है। देखिए, अगर अभी मेरे पास एक लोहा का रॉड होता, क्या उधर से इलेक्ट्रिक कंडक्ट होगा, नहीं होगा। तो एक मिनिमम उसको मुझे एक एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा, एक मिनिमम पोटेंशियल बैरियर है जिसको अगर हम लोग पार करें तभी ये मेटल इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा तभी तो करंट कंडक्ट होगा ना। कैसे कंडक्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी, जब हमारा इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है, जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तभी तो करंट कंडक्ट होगा ना। तो इलेक्ट्रॉन इजेक्शन होगा तभी तो हमारा करंट फ्लो करेगा, तभी तो क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा। इलेक्ट्रॉन इजेक्शन होगा तभी तो करंट फ्लो करेगा। तो अभी ये जो करंट फ्लो करेगा, ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन इजेक्शन हुआ, ये जो करंट फ्लो करेगा, इसके लिए हर एक मेटल को एक पोटेंशियल बैरियर होता है। उस हर एक मेटल का अलग अलग पोटेंशियल बैरियर होता है। तो एक पोटेंशियल बैरियर होता है जिसको ओवरकम करना पड़ेगा। तो देखिए कि क्या होता है, टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ए मेटल मस्ट एक्सीड ए पोटेंशियल बैरियर। ये पोटेंशियल बैरियर जो एक्सीड करेगा तभी क्या होगा, हमारा मेटल से इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। समझ पा रहे हैं, ये है इसका मेन थ्योरी। एक मिनिमम एक एनर्जी है, एक मिनिमम पोटेंशियल बैरियर है जिसको एमिट करना पड़ेगा। अभी इसमें ज़्यादा डिटेल्स में अभी हम लोग नहीं घुसेंगे, पहले हम लोग प्लैंक्स का थ्योरी पढ़ेंगे, फिर इसमें मैं वापस आऊँगा। सिर्फ आप लोग इतना जान के रखिए, जब भी मेटल से, कोई भी मेटल से जब भी कोई करंट फ्लो होगा तो उधर से उसका मतलब क्या, वहाँ इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन निकलेगा। लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे ही नहीं निकलेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक मिनिमम एक एनर्जी होता है। उस एनर्जी जिसको हम लोग पोटेंशियल बैरियर बोल रहे हैं, उसको पार करने से ही हमारा उस मेटल से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। समझ पा रहे हैं। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि प्लैंक का थ्योरी क्या था, प्लैंक्स इक्वेशन क्या था, और वो हमें कैसे इस क्वांटम थ्योरी में रिवॉल्यूशन लाया। अभी हम लोग उसी चीज को देखेंगे। अभी हम लोग पढ़ेंगे प्लैंक्स थ्योरी।
एक साइंटिस्ट थे जिन्हें हम आइंस्टाइन के भी गुरु बोल सकते हैं, क्योंकि आइंस्टाइन भी इनके पास पढ़ते थे। उन साइंटिस्ट का नाम था साइंटिस्ट मैक्स प्लैंक। मैक्स प्लैंक ने क्या किया, मैक्स प्लैंक का अगर मैं स्टोरी बोलूं तो इन्होंने एक ऐसे इक्वेशन दिया जिससे पूरा जो साइंटिफिक कम्युनिटी है वहाँ पर पूरा एकदम मतलब एक हाहाकार मच गया। क्यों बोलिए तो, क्योंकि एक टाइम आया था 90s के शुरुआत में, 90s के एकदम शुरुआत में 18 मतलब जब 1890 ऐसे करके जब एकदम साल मतलब जो सेंचुरी खत्म हो रहा था, फिर 1900 शुरू होगा, उधर एक ऐसा टाइम आया था कि सारे साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड ये सोच लिए थे कि फिजिक्स में जितना डिस्कवर करना था हो चुका है और कुछ फिजिक्स में नया बाकी नहीं है, सब कुछ हो चुका है। क्योंकि तभी सबको क्लासिकल वर्ल्ड के बारे में पढ़ाई करते थे। उन्होंने सब सोचा था कि जितना हम लोग जानते थे सब हो गया, फिजिक्स में और कुछ डिस्कवरी के लिए बाकी नहीं है। लेकिन पढ़ाई और ज्ञान कभी खत्म नहीं होता है। तो वैसे ही एक दिन एक्सपेरिमेंट करते करते साइंटिस्ट मैक्स प्लैंक ने कुछ ऐसा पाया कि उन्होंने फिजिक्स का एक पूरा नया फील्ड उन्होंने आविष्कार कर दिया। उस फील्ड का नाम है क्वांटम मैकेनिक्स। और उसी चीज़ को हम लोग इधर थोड़ा बेसिक चीज़ उसके बारे में पढ़ेंगे, कहाँ से क्वांटम मैकेनिक्स अराइज हुआ, क्या क्वांटम थ्योरी है, उन सब चीज़ों को हम लोग बहुत ही डिटेल्स में और जो जो मतलब जरूरी है वो पढ़ेंगे। तो क्या हुआ, उस टाइम मैक्स प्लैंक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ब्लैक बॉडी के ऊपर। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन वो स्टडी करते करते उन्होंने पाया कि जब ब्लैक बॉडी से जो एनर्जी एमिट हो रहा है, तो ब्लैक बॉडी का जो एनर्जी एमिट हो रहा है, वहाँ से जो फोटॉन्स एमिट हो रहा है, उसका जो एनर्जी है वो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी के मल्टीपल में एमिट हो रहा है, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी के मल्टीपल में एमिट हो रहा है। उन एनर्जी को उन्होंने बोला प्लैंक एनर्जी, और उन्होंने वहाँ से कांस्टेंट को डिराइव किया। उस कांस्टेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मैक्स प्लैंक, तो हम लोग उतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे कैसे उन्होंने कांस्टेंट का वैल्यू निकाला, वो सब आपको सिलेबस का पार्ट नहीं है। हम लोग अभी सिलेबस में ओरिएंटेड रहेंगे। जब आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा उसके बाद जो टाइम रहेगा 2-3 महीना, तब अगर आप लोग ये एक्स्ट्रा साइंस का नॉलेज जानना चाहते हैं तब मैं आप लोगों के लिए ये सब वीडियो बनाऊंगा कि कहाँ से प्लैंक कांस्टेंट आया, क्यों, कैसे आया। अभी ये सिलेबस में कभी एग्जाम में नहीं आएगा, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। अगर आपको जानने का इच्छा रहता है नीचे कॉमेंट करना, तो वापस जब आप लोग का एग्जाम खत्म हो जाएगा, आपका फरवरी का महीना में जब एग्जाम होकर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग इन सब चीज़ों को आउट ऑफ द बॉक्स जो जनरल नॉलेज का चीज़ है उसके बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो देखिए, तो मैक्स प्लैंक suggested that the energy of each photon is given by E है एनर्जी इक्वल्स टू H न्यू, या आप उसको F भी लिख सकते हैं, F मतलब फ्रीक्वेंसी, या ये सिंबल भी यूज कर सकते हैं, इसका मतलब है न्यू। दोनों का मतलब सेम ही है। सो न्यू का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन मतलब यहां पर हम लोग जो लाइट का पार्टिकल है उसको फोटोन बोल रहे हैं, लाइट का पार्टिकल को हम लोग फोटोन बोल रहे हैं, पार्टिकल, यह फ्रीक्वेंसी। और H एक वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको प्लैंक ने दिया था। इस H का मतलब है प्लैंक्स कांस्टेंट, इसका मतलब है प्लैंक्स कांस्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है। और इसका एक पर्टिकुलर वैल्यू है जिस वैल्यू को आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। इस वैल्यू है 6.626 10⁻34 जूल सेकेंड, 6.626 10⁻34 जूल सेकेंड। समझ पा रहे हैं, ये इसका वैल्यू है ऐसा यूनिट में, इसका वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा ही पड़ेगा। समझ पा रहे हैं। और ये जो इक्वेशन है ये पूरा एकदम क्वांटम वर्ल्ड को इन्होंने जन्म दिया। क्लासिकल वर्ल्ड इसको एक्सप्लेन करने में फेल हो चुका है कि फोटोन का एनर्जी H न्यू कैसे होता है। क्लासिकल वर्ल्ड में कोई भी इसको एक्सप्लेन कर ही नहीं पाया अभी तक। क्लासिकल वर्ल्ड में इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये क्वांटम वर्ल्ड में हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक फोटोन का, एक जो फोटोन का पार्टिकल है उसका एनर्जी क्या है, H न्यू होता है फोटोन पार्टिकल का एनर्जी। ठीक है, तो ये था प्लैंक्स। तो यहाँ पर प्लैंक का थ्योरी में हमें ये एनर्जी का फॉर्मूला मिल गया कि अगर कोई भी फोटोन का फ्रीक्वेंसी न्यू होता है तो उसका एनर्जी कितना होगा, H न्यू होगा। और हमें यहाँ से और एक फॉर्मूला भी मिल जाएगा कि हमें पता है लाइट का वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, न्यू इंटू लैम्डा। लैम्डा का मतलब क्या है, लैम्डा का मतलब है वेवलेंथ, लैम्डा का मतलब है वेवलेंथ। तो यहाँ से लैम्डा का मतलब क्या आ जाएगा, C/न्यू, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। अगर न्यू का वैल्यू क्या आएगा, न्यू का वैल्यू आएगा C/लैम्डा। तो यहाँ से E इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, H, ये न्यू है, न्यू का मतलब क्या होगा, C/लैम्डा। तो C इक्वल्स टू न्यू इंटू लैम्डा, न्यू इक्वल्स टू C/लैम्डा, सो E इक्वल्स टू H C/लैम्डा। तो ये दो इक्वेशन से हम लोग किसी भी फोटोन पार्टिकल का एनर्जी हम लोग निकाल पाएंगे।
बाद में इसी चीज़ का यूज़ करके आइंस्टाइन वापस रिलेटिविटी थ्योरी भी हम लोग को दिया था, ई इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर, वो अलग अलग कहानी है। आइंस्टाइन का कंट्रीब्यूशन हम लोग फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी पढ़ेंगे। तो ये हम लोग बेसिक चीज़ देखें कि हमारा कोई भी फोटोन का एनर्जी कितना होता है। अगर आप लोगों को मैं एक एग्जाम्पल बोलूँ, आप लोग इजीली कर पाएंगे। अगर एक फोटोन का अगर एक एग्जाम्पल दूँ, ए फोटोन हैज़ फ्रीक्वेंसी 5 × 10⁻14 हर्ट्ज, तो इसका एनर्जी कितना होगा, तो इसका एनर्जी कितना होगा, ये अगर क्वेश्चन है तो कैसे करेंगे। हमें पता है E इक्वल्स टू एच न्यू, तो एच का वैल्यू क्या होगा 6.626 10⁻34, और फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या है 5 × 10⁻14। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए इसको मल्टीप्लाई कर जो आंसर आएगा वही आंसर होगा। 5 6 33, 5 2 10, 13 1, 5 6 30 और 1, 5 6 30 और 1, 31.13 10⁻34 प्लस 14 क्या होगा 34, और 14 को माइनस करेंगे क्या होगा 34, 4 जाएगा तो 30, 30 - 10 20, सो -20 जूल ये पड़ा रहेगा एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी का वैल्यू कितना आ गया, इतना आ गया। लेकिन हम लोग जो क्वांटम वर्ल्ड में पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग क्वांटम थ्योरी पढ़ेंगे, इधर जो एनर्जी का बहुत ही लो वैल्यू होगा, मतलब ऐसे 10⁻⁻20, 10⁻⁻19, 10⁻⁻16 इतना कम ऑर्डर में रहेगा। तो हम लोग यहाँ पर जूल यूनिट उतना प्रीफर नहीं करते। हम लोग यहाँ पर एक नया यूनिट सीखेंगे एनर्जी का, उस यूनिट का नाम है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो हमें जानना पड़ेगा व्हाट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि हम लोग जब भी आपसे क्वेश्चन करेंगे कभी हम लोग जूल्स में एनर्जी नहीं लेंगे, हम लोग किस में एनर्जी लेंगे, एक नया यूनिट में, उस यूनिट का नाम है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी हम लोग उसी चीज़ को पढ़ेंगे, फिर आगे आप लोगों को सिखाएंगे कैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्लाई करके हमारा क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाता है, तो वो हम लोग अभी देखेंगे। चलिए, देखिए सब में क्या बोला, हमें क्या चाहिए, नया यूनिट जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हमें डेफिनेशन जानना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको ईवी बोलकर हम लिखते हैं, ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल है। जो मॉडर्न ईवी चल रहा है क्योंकि ईवी ट्रेंडिंग में है, लेकिन ये ईवी वो ईवी नहीं है। सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग 1 पोटेंशियल में रख दे, मतलब 1 वोल्ट पोटेंशियल के फील्ड में रख दे, वो मूव करने के लिए जितना एनर्जी कंज्यूम करेगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन when it moves in 1 volt potential is called electron volt, is called electron volt। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास पता है E इक्वल्स टू एच न्यू हमें पता है, E इक्वल्स टू एच न्यू पता है हमें। अभी देखिए ये तो है, अभी ये एनर्जी का यूनिट किस में होता है, जूल में होता है। ठीक है, एनर्जी का यूनिट किस में होता है, जूल में होता है। अभी अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर लेंगे, अगर एनर्जी को अगर हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, अगर मैं एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लूँ तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या है, ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब कितना जूल्स अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो इसका मतलब है 1.6 10⁻⁻19 जूल। यह है इसका मतलब क्या मैं लिख दे रहा हूँ कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 10⁻⁻19 जूल। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल कन्वर्ट करने के लिए हम लोग ये लिखेंगे, और 1 जूल इक्वल्स टू 1/1.6 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, मतलब उल्टा मैंने कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब इतना जूल्स। मतलब अगर आप लोगों में करके दिखाऊँ, एक क्वेश्चन आप लोग करके दिखाऊंगा, अभी क्लियर हो जाएगा। सो अभी अगर किसी चीज़ का एक एग्जाम्पल मैं करा रहा हूँ, एनर्जी है सोचिए 4.8 10⁻⁻19 जूल्स है। ठीक है, किसी भी चीज़ का एनर्जी है 4.8 10⁻⁻19 जूल्स। इसको मुझे अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है तो कैसे करेंगे, तो इसको करेंगे 4.8 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई 1.6 10⁻⁻19, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें अगर जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट करना है तो 1.6 10⁻⁻19 से डिवाइड करना है, और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल करना है तो इससे मल्टीप्लाई करना है। तो वही मैं जो नीचे लिखा था वही चीज़ है कि 1 जूल इक्वल्स टू 1/1.6 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ पा रहे हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये कट गया तो 1.6, तो ये वाला क्या आ गया आंसर, ये वाला आंसर आ गया 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
सो हमने क्या बोला कि जब भी हम लोग जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट करेंगे 1.6 × 10⁻19 से डिवाइड करेंगे, जब भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल करेंगे 1.6 × 10⁻19 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं लिख दे रहा हूं इधर कि मैं लिख दे रहा हूं जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या करेंगे, जूल करेंगे, जब जूल करेंगे तो क्या होगा 1.6 × 10⁻19 जूल से क्या करेंगे भैया, इससे क्या करेंगे 1 ईवी से जूल करेंगे, ईवी से जूल करेंगे। सो ईवी से जूल करेंगे मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करेंगे से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। और जब जूल से क्या करेंगे, जूल से ईवी करेंगे तो क्या होगा, जब जूल से ईवी करेंगे 1.6 × 10⁻19 से क्या करेंगे, डिवाइड करना होगा। क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो जब ईवी से जूल करेंगे इससे मल्टीप्लाई करना होगा, जब जूल से ईवी करेंगे तो इससे डिवाइड करना होगा। समझ पा रहे हैं क्या है इसका वैल्यू, तो ये हमें करना पड़ेगा। आगे हम लोग अभी भी जो क्वेश्चन करेंगे वहां पर हम लोग इस चीज को याद करेंगे। और क्वांटम थ्योरी में जो भी हम लोग यूनिट यूज करेंगे एनर्जी का, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट में हम लोग यूज करेंगे, कभी भी हम लोग जूल्स में नहीं करेंगे कि जूल्स में करने से ज्यादा गलती होने का चांस होता है। यहाँ से और कुछ जान के रखिए, कहीं कहीं देखना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा रहता है, MEV का मतलब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहीं कहीं KeV लिखा रहता है, KeV मतलब किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 10⁻3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सब चीजें आप लोग को जानना पड़ेगा इस चैप्टर में। तो सबसे पहले समझ गए कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट क्या है। अभी हम लोग देखेंगे और कुछ बेसिक चीज, उसके बाद हम लोग फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे। अभी आप लोगों को मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, पोटेंशियल बैरियर के ऊपर पढ़ाया था आप लोगों को थोड़ी देर पहले, कि पोटेंशियल बैरियर एक होता है, कोई भी मेटल से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए, मतलब एक मेटल है, देखिए मैं एक नया चीज आप लोगों को बोलूंगा, कोई भी मेटल है, इस मेटल में तो इलेक्ट्रॉन रहता है, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जब इलेक्ट्रॉन जो निकल जाएगा, इसके लिए क्या है, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक मिनिमम एक पोटेंशियल बैरियर है। क्या है, एक पोटेंशियल बैरियर है। पोटेंशियल बैरियर को पार करेंगे तभी हमारा ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा। उस पोटेंशियल बैरियर को ही हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन। जो पोटेंशियल बैरियर है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, ठीक है। इसको W से भी डिनोट किया जाता है, कई कई बुक में फाई से भी डिनोट किया जाता है, इसलिए हमने दोनों यूनिट लिख दिया। किसी किसी बुक में W से लिखा है, किसी किसी बुक में फाई से लिखा है। तो वर्क फंक्शन क्या है सर, वर्क फंक्शन है द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द, कोई भी सोर्स होता है, लाइट हो सकता है या कुछ भी, मतलब रिक्वायर्ड बाय द सोर्स टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए मिनिमम जो एनर्जी चाहिए उसको बोलेंगे वर्क फंक्शन ऑफ दैट मेटल। द मिनिमम एनर्जी required to eject electron from the surface of a metal, surface of a metal, उसको क्या करेंगे, is called, क्या बोलिए, is called work function of that metal, is called work function ऑफ दैट मेटल, ठीक है। और इसका अगर यूनिट बोले क्या होगा, इसका यूनिट होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका यूनिट हमेशा आप लोग, हम भी जब भी एनर्जी बोलेंगे, मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, उसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होगा। इसको आप लोग लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहाँ तक समझ गए। अभी हम लोग शुरू करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलिए देख लेते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या। देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप लोग हेडिंग कीजिए, उसके बाद हमें पूरा एकदम चीज समझेंगे क्या है फोटो इलेक्ट्रिक। देखिए हेडिंग कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी शुरू करने वाले हैं और बहुत ही इजी चीज है। देखिए क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट
सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम में इसका आंसर है। फोटो का मतलब क्या है बोलिए तो? फोटो का मतलब है लाइट, और इलेक्ट्रिक का मतलब आप लोग को अलग से समझना कुछ नहीं है। फोटो इलेक्ट्रिक का मतलब है करंट फ्लो, इलेक्ट्रिक का मतलब होता है करंट फ्लो। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या हो गया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब है जब लाइट से करंट फ्लो करता है तब होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसका मतलब क्या है सर? मतलब लाइट आके एक मेटल में गिर रहा है, वहां से इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है, उसी चीज को बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब क्या है, मैं साइड में इधर बना रहा हूं, देखिए कोई भी एक मेटल सरफेस है, कोई भी एक मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस में क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन रहता है, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन रहता है। जब भी लाइट आएगा, ऐसा आके लाइट आके इंसिडेंट कर रहा है, ऐसे लाइट आके इंसिडेंट कर रहा है, तो लाइट आके जब भी इंसिडेंट करेगा यहां से धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन इजेक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का जो इजेक्शन हो रहा है, इसी फेनोमेना को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब जब लाइट आता है किसी सरफेस ऑफ मेटल, कोई भी मेटल के ऊपर गिरता है, तब जब उस थ्रेशोल्ड एनर्जी मतलब अभी जो वर्क फंक्शन है उसको अचीव कर लेता है, तब वहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है। ये जो फेनोमेना है इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन बात इतना आसान नहीं है, लाइट आएगा गिरेगा निकलेगा ऐसा नहीं है। लाइट का एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होना चाहिए तभी आके गिरेगा। अभी उसके बारे में ही पढ़ेंगे कितना फ्रीक्वेंसी होना चाहिए क्या है। लेकिन सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या उसको समझ लीजिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या? लाइट आके गिर रहा है एक इलेक्ट्रॉन में, गिरने के बाद वहां से निकल जा रहा है, तो इस फेनोमेना को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मैं थोड़ा डेफिनेशन लिख दे रहा हूं। द फेनोमेना, अभी हम लोग बोलेंगे कि हर एक फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट में नहीं होता है, जितना फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट आ रहा है हर एक में नहीं होता है, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होता है। सो द फेनोमेना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल, मैं नीचे लिख रहा हूं उसको, लाइट ऑफ सुटेबल frequency is incident on a metal surface is called photoelectric effect, is called फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो फेनोमेना इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करता है जब लाइट उसमें इंसिडेंट होता है, उस फेनोमेना को ही बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन यहाँ पर मैं एक लाइन लिखा हूँ, देखिए ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब समझिए, जितना भी लाइट आता है कोई भी फ्रीक्वेंसी में आएगा तो लाइट एमिट नहीं होगा, तो उसको एमिट करने के लिए एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी चाहिए, और उस फ्रीक्वेंसी का नाम हम लोग बाद में जाकर पढ़ेंगे, उसको ही बोलेंगे क्या बोले तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उसे बोलते हैं। अभी उसको पढ़ेंगे, लेकिन उस ज़्यादा डिटेल्स में जाने से पहले आप लोग ओवरऑल एक व्यू ले लीजिए कि जब भी लाइट किसी भी सरफेस में गिरने के बाद वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है, इसी फेनोमेना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक सबसे पहले किसने देखा था? फर्स्ट साइंटिस्ट टू ऑब्जर्व फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसका नाम है हर्स। तो कुछ इंपॉर्टेंट नाम है आप लोग याद करके रखिए। हर्स बोल के साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया था? फर्स्ट ऑब्जर्व्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सबसे पहले ऑब्जर्व किया था क्या? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? और एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है लेनार्ड, आइंस्टाइन के कॉन्टेम्पोररी एक साइंटिस्ट थे और आइंस्टाइन के एक बहुत बड़े कॉम्पिटिटर थे। लेनार्ड के बारे में जितना बोलोगे उतना कम हो, क्योंकि ये साइंटिस्ट बहुत महान थे और ये उस टाइम हिटलर के अंडर काम करता था। हाँ, जर्मनी के साइंटिस्ट थे, उस समय हिटलर के अंडर काम करते थे और ये आइंस्टाइन के राइवल थे। मतलब आइंस्टाइन जहाँ जहाँ जाते थे ये उनको मुकाबला देते थे। मतलब आइंस्टाइन जैसे जीनियस थे, उतना जीनियस तो ये नहीं थे। जीनियस नहीं था, मैं बोलना गलत बोल रहा हूँ, मेरे से तो बहुत जीनियस थे, वो बात नहीं है, लेकिन आइंस्टाइन से थोड़ा कम थे। तो ये आइंस्टाइन के पीछे मतलब हमेशा कॉम्पीट करते थे, कैसे आइंस्टाइन को बीट कर सकेंगे। उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का नाम भी आइंस्टाइन से पहले दिया, लेकिन आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पूरा क्रेडिट लेकर चला गया। ये सब स्टोरी बोलूँगा तो बहुत बड़ा स्टोरी है, उतना स्टोरी आप लोगों को मैं नहीं सुनाऊंगा। तो लेनार्ड ने क्या किया था? लेनार्ड ने हमें क्या दिया? उन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया, मतलब एक्सपेरिमेंटली जो शो किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे होता है। लेनार्ड ने क्या किया? एक्सपेरिमेंटल सेटअप किसका किया? सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटली
सेटअप किया था लेनार्ड ने, ठीक है। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ने। तो फर्स्ट ऑब्जर्व किसने किया था? हर्ट्ज ने। एक्सपेरिमेंटल सेटअप किसने किया था? लेनार्ड ने। फिर आगे जाके हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे कि आइंस्टाइन ने क्या किया। आइंस्टाइन ने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक इक्वेशन हमें दिया, कैसे इस काम करता है। गेव द इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन किसने दिया? सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सबसे पहले इक्वेशन किसने दिया? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया। और आप सभी लोगों को पता है आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला है। किस लिए मिला है बोलिए तो? वीडियो को पॉज करके मैं आप लोगों को 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, वीडियो को पॉज कीजिए, नीचे कमेंट करके लिखिए कि किस चीज़ के लिए आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज निकला था। सर आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज किस लिए मिला था? लिख लिए। मैक्सिमम बच्चों ने क्या बोला होगा? सर को नोबेल प्राइज मिला किस लिए? रिलेटिविटी का थ्योरी के लिए, E=mc² के लिए। आप सभी ने यही सोचा है, लेकिन एक्चुअली ये बात नहीं है। सर एल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला उनके कंट्रीब्यूशन टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। उन्होंने जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो इक्वेशन दिया था, इस चीज के लिए सर एल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला था। किस लिए मिला था? सर एल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला था ड्यू टू दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के लिए उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। समझ पा रहे हैं? सो नोबेल प्राइज उनको इसके लिए नहीं मिला था। हम लोग उस इक्वेशन को ही पढ़ेंगे, उस मतलब लैंड ब्रेकिंग इक्वेशन और उस रिवोल्यूशनरी इक्वेशन जिसके लिए हमारे साइंटिस्ट जिसका नाम था एल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्हें नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, तो देखिए आगे चलते हैं। सो अभी एक एक चीज को पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ऑब्जर्वेशन करेंगे क्या होता है। सो अभी एक एक चीज देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है हमने समझ लिया, लेकिन अभी आप लोगों को मैंने बोला कि कोई भी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट आके अगर गिरेगा तो वहां से क्या हमारा ये इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएगा? तो वो नहीं होगा। एक मिनिमम एक फ्रीक्वेंसी है, उससे ज़्यादा अगर होगा तभी हमारा उस मेटल से क्या होगा? लाइट निकलेगा। वो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिसके ऊपर अगर लाइट का फ्रीक्वेंसी रहा जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को बोला जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो अभी उस चीज़ को आप लोगों को मैं बोल दे रहा हूँ। सो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है देखिए। सो अभी हेडिंग कीजिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको न्यू नॉट से डिनोट किया जाता है। न्यू सफिक्स में 0 मतलब न्यू नॉट। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी required by the metal, required by the incident light, to eject photoelectrons is called क्या? is called threshold frequency, is called थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो रिक्वायर होता है उसको बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो कंडीशन का मतलब कि अगर इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन इक्वल्स टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है तब हमारा इलेक्ट्रॉन क्या होगा? तब हमारा इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, इलेक्ट्रॉन तब हमारा निकलेगा। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी लेस देन न्यू नॉट होता है, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमारा इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी से कम होता है, थ्रेशोल्ड जो फ्रीक्वेंसी है वो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी कम होता है, तब हमारा इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन डू नॉट एमिट, मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलता, इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं होता है। तो ये एक मिनिमम एक फ्रीक्वेंसी है। सो ये जो लाइट का जो फ्रीक्वेंसी आ रहा है, ये जो लाइट जो आ रहा है इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा, ये फ्रीक्वेंसी मस्ट बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तभी हमारा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, नहीं तो मेटल से एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। ये कंडीशन है। मतलब सोचिए आज फॉर एग्जांपल आप लोग अभी जेईई मेन में बैठेंगे, तो जेईई मेन में बैठने के लिए आपका बोर्ड्स में कितना नंबर चाहिए? बोर्ड्स में आप लोगों को 75% नंबर चाहिए। तो 75% नंबर से अगर आपका कम नंबर आ गया तो आप लोग बोर्ड मतलब इधर बैठ नहीं पाएंगे, जेईई मेन में बैठ नहीं पाएंगे। तो आप लोगों का 75% क्या है? आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, तो आपका 75% से ऊपर चाहिए, उसका कम हो जाएगा तो आप लोग बैठ नहीं पाएंगे। मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वैसे ही जैसे ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी, इससे अगर कम हो गया तो ये लाइट काम नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन से मेटल नहीं निकलेगा, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा मेटल से। समझ पा रहे हैं?
ठीक, जैसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हुआ, वहां से और एक चीज है जिसका नाम है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है सर? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है सर? सो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जैसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी हुआ कि जितना फ्रीक्वेंसी का कम अगर हो गया वहां से फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज मैक्सिमम वेवलेंथ, मतलब इससे ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा अगर हो गया तो फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, इससे कम होना पड़ेगा। तो ये होगा मिनिमम। इसको देखिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब मिनिमम और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मतलब मैक्सिमम, मतलब इससे ज्यादा और नहीं होगा। इसका मतलब है द मैक्सिमम wavelength, the maximum wavelength required to release photoelectrons from the surface of metal is called क्या? is called, बोलिए क्या? threshold wavelength is called threshold wavelength। मतलब जो मैक्सिमम जो हमारा वेवलेंथ है उससे ज़्यादा अगर हो गया और फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, उस मैक्सिमम वेवलेंथ को बोला जाता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो इसका कंडीशन क्या होगा? जो भी लाइट का वेवलेंथ होगा, इंसिडेंट लाइट का जो भी वेवलेंथ होगा, अगर वो लेस देन इक्वल्स टू हमारा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हुआ, तब हमारा क्या होगा? इलेक्ट्रॉन हमारा एमिट होगा। तब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। लेकिन अगर थ्रेशोल्ड जो इंसिडेंट जो वेवलेंथ है वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज़्यादा हो गया, सो नो इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होगा बोलिए तो? एमिट, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। सो पहले ये चीज़ लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसको पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है? फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो ये वाला समझ गए, नो इलेक्ट्रॉन एमिट। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये तो हम लोग समझ लिए, तो इसका इक्वेशन कैसे आइंस्टाइन ने डिराइव किया था, और इसके बाद हमारा वर्क फंक्शन का हमने पढ़ा है। वर्क फंक्शन क्या है? तो मिनिमम एनर्जी है। सो मिनिमम एनर्जी वर्क फंक्शन का इक्वेशन क्या है वो भी हम लोग निकालेंगे। सो वर्क फंक्शन के बारे में भी थोड़ा पढ़ेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है? चलिए, ये चीज़ें बहुत ही ईजी चीज़ है, आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में घुस गया तो दीज आर वेरी ईजी सच थिंग्स। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, इन सब चीज़ों को रट्टा मार के चल जाते हैं। तो रट्टा नहीं मानना है बाबू, आप लोगों को मैं हर एक चीज़ डिटेल्स में पढ़ा रहा हूँ, तो जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे सब लोग पढ़ते रहिए, फिर आपका समझाने का दायित्व मेरा है, ठीक है? देखिए ये वाला समझ गए। अभी और एक चीज़ देखिए कि वर्क फंक्शन क्या है। तो वर्क फंक्शन तो आप सभी लोगों को मैं थोड़ी देर पहले बोला, वर्क फंक्शन है मिनिमम एनर्जी। तो वर्क फंक्शन थोड़ा आप लोग डेफिनेशन फिर से याद कीजिए, डेफिनेशन मैं लिखाऊंगा नहीं फिर से। वर्क फंक्शन थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था, वर्क फंक्शन का मिनिमम एनर्जी तो रिक्वायर्ड टू रिलीज फोटो इलेक्ट्रॉन। तो वर्क फंक्शन का जो इक्वेशन होता है उसको आप लोग जान के रखिए। सो प्लैंक के इक्वेशन में एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? E इक्वल्स टू, याद कीजिए प्लैंक का इक्वेशन में क्या था? h न्यू या h c बाई लैम्डा। तो यहाँ पर वर्क फंक्शन भी था, एनर्जी है ना, वर्क फंक्शन इज नथिंग बट एनर्जी। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? h न्यू नॉट मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब है h c बाई लैम्डा नॉट मतलब है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो ये वाला वर्क फंक्शन का हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है, ठीक है? वेरी गुड। सो आइंस्टाइन के फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ने से पहले हम लोग और एक चीज़ पढ़ेंगे जिसका नाम है स्टॉपिंग पोटेंशियल। लेकिन उससे पहले लेनार्ड का जो अरेंजमेंट था, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो लेनार्ड का अरेंजमेंट था, पहले हम लोग उस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे। देखिए क्या है, कैसा टाइप का सेटअप था, याद देखिए। सो ऐसे एक ग्लास चैम्बर लिया गया था, एक तरफ में एनोड था, एक तरफ क्या था? कैथोड था। यहाँ से ऐसे बैटरी से कनेक्ट किया गया था, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये जो पॉजिटिव प्लेट होता है इसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव प्लेट को हम लोग एनोड बोलते हैं, नेगेटिव प्लेट को हम लोग कैथोड बोलते हैं। सो यहाँ से ऐसा गैप था, तो यहाँ पर ऐसे लाइट यहाँ से आता है, लाइट आता है जिसका एनर्जी होता है h न्यू। तो जब भी लाइट आके इधर गिरता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ जाएगा? पॉजिटिव साइड में जाएगा। यही अरेंजमेंट होता है, समझ गए? यही पूरा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट था, ठीक है? लाइट आके गिर रहा है, लाइट उधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा है, ठीक है? तो ये हमारा पूरा पैटर्न था। अभी देखिए, अब तो ये हमारा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने चालू कर दिया, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने चालू कर दिया। ये वाला है कैथोड, सॉरी
ये वाला है एनोड, ये वाला है कैथोड। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में चालू कर दिया, लेकिन अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बंद करना है तो इफेक्ट को बंद कैसे करेंगे? चालू हो गया तो ये तो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, तो इसको बंद कैसे करेंगे? इसको बंद करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको एक नेगेटिव पोटेंशियल देंगे। कहाँ देंगे नेगेटिव पोटेंशियल? एनोड में देंगे नेगेटिव पोटेंशियल। तो जब एनोड में हम लोग नेगेटिव पोटेंशियल देंगे तब हमारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो चल रहा है वो बंद हो जाएगा। वो जो नेगेटिव पोटेंशियल आपने अप्लाई किया उस नेगेटिव पोटेंशियल को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है सर? तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? देखिए, इसको हम लोग भी सफिक्स में एक्स से डिनोट करते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल है द मैक्सिमम नेगेटिव पोटेंशियल applied at anode to stop the flow of photoelectrons is called stopping potential। इसको थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसको थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। सो देखिए, इनको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो अभी देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल समझ गए, इसको VS बोलते हैं। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की इक्वेशन क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल की इक्वेशन थोड़ी देर बाद हम लोग जब आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पढ़ेंगे वहाँ पर आप लोगों को मैं बोलूँगा। सिर्फ आप लोग यही जान के रखिए कि हमारा जो इंसिडेंट लाइट का जो एनर्जी होता है, इंसिडेंट लाइट का अगर काइनेटिक एनर्जी E होता है तो ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है इसका फॉर्मूला है E इंटू वी एस, जहाँ पर E का वैल्यू है इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × -19 कूलम। तो ये EVS होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, और इसका टोटल एनर्जी ये होता है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल समझ गए क्या है? जो हम लोग नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करेंगे एनोड में ताकि ये फोटो करंट हमारा स्टॉप हो जाए, स्टॉप द फ्लो ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये हम लोग समझ लिए। अभी हम लोग पढ़ेंगे वही रिवॉल्यूशनरी इक्वेशन के बारे में जिसका नाम है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। सो उसको हम लोग अभी देखेंगे और वहीं से आप लोगों को क्वेश्चन करना पड़ेगा। हर एक चीज़ आप लोगों को मैं समझाऊंगा अभी, देखिए। सो देखिए क्या है, अभी हेडिंग कीजिए आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या कहता है? द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो लाइट आ रहा है उस जो लाइट का जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट दिया जाता है कैसे? काइनेटिक एनर्जी E = हमें पता है 12 mv²। अगर हमारा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है सो मतलब 12 mv² मैक्सिमम होगा। V क्या है? वेलोसिटी। सो ये है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो इसका जो होगा, तो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या कहता है कि हमारा E max जो होता है, E max = hν - hν0, जहाँ पर ν0 आप सभी लोगों को पता है क्या है? ν0 होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और ν क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। और ν0 तो आप सभी लोगों को पता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आप सभी लोगों को पता है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ hc/λ - hc/λ0। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जब लैम्डा का मतलब क्या है? लैम्डा का मतलब है वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। लैम्डा का मतलब है वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। हम लोग कैसे लिख सकते हैं? और लैम्डा 0 आप सभी लोगों को पता है क्या? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। लैम्डा को हम लोग बोल सकते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है। हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं E max, नो प्रॉब्लम। अभी इसी चीज़ का मतलब क्या? वर्क फंक्शन है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ E max = hν - w, वर्क फंक्शन का टर्म में भी लिख सकता हूँ। या इसको, ये टर्म को हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल बोले थे, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं
एच न्यू माइनस डब्ल्यू, या एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, या एच न्यू माइन एच सी बाई लैम्डा माइनस एच सी बाई लैम्डा नॉट। तो हम लोग इन सब चीज़ों को लिख सकते हैं। ये सारे एक इक्वेशन से आ रहा है। ये जो इक्वेशन है इससे ही ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला सब डिराइव हो सकता कुछ भी नहीं। आप सभी लोगों को पता है न्यू इक्वल्स टू सी बाई लैम्डा और न्यू नॉट इक्वल्स टू सी बाई लैम्डा नॉट, और वर्क फंक्शन इक्वल्स टू क्या होता है एच न्यू माइनस मतलब एच न्यू नॉट, इसी का मतलब है वर्क फंक्शन इक्वल्स टू एच न्यू नॉट या एच सी बाई लैम्डा नॉट, और एनर्जी जो मैक्सिमम होता है इसी को बोला जाता है ई वी एस स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये जो फॉर्मूला से मैंने यूज़ किया था और ये इक्वेशन आया है। तो यहाँ से हम इन सब चीज़ों को देखेंगे। यहाँ पर आप लोगों को मैं एक शॉर्टकट टेक्निक बोल दूंगा कि जब हमारा कुछ ऐसा टाइप का इक्वेशन रहेगा तो शॉर्टकट क्या यूज़ करेंगे वो भी आप लोगों को मैं बोल दूंगा। अभी ये तो हो गया, पहले क्वेश्चन कराता हूँ फिर आप लोगों को मैं शॉर्टकट बोलूँगा। एक क्वेश्चन कराता हूँ, दो टाइप से मैं क्वेश्चन करूँगा। एक क्वेश्चन को आप लोग को दो तरह से कराऊंगा, आप लोग को बोलना कौन सा मेथड ईजी है, मुझे भी आप लोग को पता चले कौन सा मेथड ईजी है। ठीक है, देखिए समझ गए। इक्वेशन लिखना तो लिख लीजिए, मैं स्क्रीन से थोड़ा हट जा रहा हूँ, 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। 1 2 3 4 5 डन, वेरी गुड। सो देखिए अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, आप लोगों को मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ तो मैं दो तरह से करूँगा। देखिए एक क्वेश्चन है लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 nanometer is incident on a metal of work function 2 electron volt. Find energy of किसका, फाइंड एनर्जी ऑफ किसका एनर्जी चाहिए हमें, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट। फाइंड एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हैं, एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ये हमें निकालना है। सो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, हम सभी लोगों के पास पता है एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, एच सी बाई लैम्डा, क्योंकि वेवलेंथ दिया है, माइनस वर्क फंक्शन दिया है। अभी देखिए लैम्डा का वैल्यू क्या है, यह है मेथड 1, ये जो मैं कर रहा हूँ ये मेथड 1 है। मेथड 2 भी कैसे करेंगे देखिए, नहीं पहले आप लोगों को मैं मेथड 1 ही नहीं, ठीक है मेथड 1 में आप लोगों को नॉर्मल प्रोसेस में कराता हूँ। लैम्डा का वैल्यू क्या है 500 नैनोमीटर, मतलब 500 10⁻⁹ मीटर। सो यहाँ पर हम लोग जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा देखिए, एच का वैल्यू है 6.626 10⁻34 इंटू 3 10⁸, ये वाला रहेगा, डिवाइडेड बाई लैम्डा का वैल्यू क्या है 500 10⁻⁹। और वर्क फंक्शन का वैल्यू क्या है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको क्या करेंगे 2 इंटू 1.6 10⁻⁹ जूल में करेंगे, दैट इज 3.2 10⁻⁹ जूल। सो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3.2 10⁻⁹ हो गया। तो इसको जब सॉल्व करेंगे देखिए क्या होगा, इसको जब सॉल्व करेंगे 5 1 जा 5, 5 से काट लें, 5 1 जा 5 16, 5 3 जा 15, 2 5 3 जा 15, 1 2 5 2 जा 10, 1 10 26 1.325 ऐसे कुछ आ रहा है। सो जो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा देखिए 3 5 जा 15, 1 3 2 6 7, 3 3 जा 9 10, 1 3 1 जा 3 4 इंटू 10 टू द पावर -34 प्लस 8 क्या होता है -34 प्लस 8 -26 ऊपर जब +9 जाएगा -26, इधर हमारा क्या देखिए ऊपर -26 हो रहा है, -26 प्लस हमारा ऊपर 9 गया, तो 9 जब जाएगा तो क्या होगा -26 प्लस 9 हमारा क्या होता है 26 और प्लस 9 -26 प्लस सॉरी -17 और यहाँ पर -7 हो रहा है, तो ओवरऑल 10⁻⁹ हो रहा है। देखिए -34 प्लस 8 प्लस 9, 9 और 8 17 होता है, तो 17 देखिए, अरे देखिए अगर नहीं भूल समझ पा रहे देखिए -34 इधर क्या है +8, या -9 ऊपर जाएगा तो +9, 2 तो 0 है ऊपर जाएगा तो -2, यही तो पड़ा रहेगा ना, यही सॉल्व करना है। तो इसको जब सॉल्व करें क्या होगा 8 और 9 17 होता है, देखिए 8 और 9 17 8 और 9 17 होता है, 17 - 2 कितना होता है 15, तो 34 - 15 कितना होता है 34 और 15 माइनस करें क्या होगा बोलिए 5 4 9, और यहाँ पर काटेंगे तो 19 ही तो हो रहा है ना, वही तो मैं वही बोल रहा था। देखिए क्या होगा
19 होगा, -3.2 10⁻19, यही तो होगा ना। तो ये जब हो रहा है दोनों को माइनस करेंगे क्या होगा, 10⁻19 2 5 7 2 और 8 0.875 10⁻19 जूल, ये वाला आया। लेकिन आप लोगों को मैंने सिखाया था हम लोग इस फॉर्म में नहीं रखेंगे, हम लोग जब भी करेंगे किस फॉर्म में रखेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखेंगे। इसको फिर डिवाइड करके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना पड़ेगा। तो ये वाला जो मेथड है ये बोरिंग मेथड है, मतलब बहुत ही कैलकुलेटिव मेथड है, मुझे भी देखिए इतना टाइम लग गया। तो ये वाला मेथड से हम लोग नहीं करेंगे। तो ये वाला मेथड आप करना ही मत, कॉपी में करना ही मत। आप लोग को जो मेथड मैं सिखा रहा हूँ इसको आप लोग कॉपी में करना। कौन सा मेथड देखे, ये वाला मेथड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देख के रखिए। मेथड 2 और यही है शॉर्टकट मेथड। यहाँ पर आप लोग पहले ये जो चीज़ें हैं पहले देखिए, हमारे पास क्या है, E = hc/λ माइनस वर्क फंक्शन, ठीक है। अभी देखिए अगर लैम्डा को मैं 500 नैनोमीटर है, इसको अगर मैं एमस्ट्रॉन्ग में करता तो क्या होता है, इसका मतलब ही तो क्या है 5000 एमस्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो देखिए आप लोग को जब भी मैं ये वाला कराऊंगा याद करके रखिए कि मैं जब भी hc का जो वैल्यू निकालूंगा, hc का जो वैल्यू होता है इसको अगर मैं लिखूँ क्या हो रहा है, देखिए 6.626 10⁻34, 3 का इसका वैल्यू 3 10⁸, इतना हमारा क्या हो रहा है, इतना hc बाई, अगर मैं लैम्डा बोलो, देखिए hc बाई मैं लैम्डा कर रहा हूँ। सो लैम्डा जब मेरा मीटर में रहेगा तो जूल में रहेगा। अगर लैम्डा मेरा एमस्ट्रॉन्ग में रहा, देखिए ये वाला इस फॉर्म में रह रहा है, अगर लैम्डा मेरा एमस्ट्रॉन्ग में रहा तो ऊपर क्या होगा, इंटू 10⁻−10 मुझे करना पड़ेगा एमस्ट्रॉन्ग से मीटर करने के लिए, क्योंकि हमें पता है 1 एमस्ट्रॉन्ग इक्वल्स टू 10⁻−10 मीटर। तो ये रहेगा। जब मैं ये वैल्यू सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा बोलिए, तो आप लोग कैलकुलेटर में करके देख सकते हैं ये पूरा वैल्यू सॉल्व करके, 12400 बाई लैम्डा, मतलब ये वाला 12400 नहीं है, ये जूल में रहेगा। इसको और एक स्टेप में अगर ऐड करूँ 6.626 10⁻34 इंटू 3 10⁸ डिवाइडेड बाई लैम्डा किस में है, एमस्ट्रॉन्ग में है, 10⁻−10, इसको डिवाइड करूंगा कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज से, जैसे 1.6 10⁻19 ये वाला आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तब आप लोग ये वाला वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं 12400 बाई लैम्डा इन एमस्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एक शॉर्टकट फॉर्मूला आप लोगों ने बोल दिया। जब भी hc बाई लैम्डा लिखेंगे तो हम लोग इस शॉर्टकट में हम लोग कर सकेंगे। तो जब भी मैं यहाँ पर ये क्वेश्चन करूँगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 12400 बाई लैम्डा वर्क एमस्ट्रॉन्ग में माइनस W। तो ये वाला जब लिखेंगे लैम्डा एमस्ट्रॉन्ग में तो ये किस में रहेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहेगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ 12400, वहाँ पर 500 नैनोमीटर, मतलब कितना एमस्ट्रॉन्ग है, 5000 एमस्ट्रॉन्ग है, माइनस वर्क फंक्शन कितना दिया देखिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैं लिख सकता हूँ, तो 2 to 0 कट गया, 5 × 10, 5 2 10, देखिए 5 2 10, और इधर क्या होगा 5 2 10, कितना बाकी है, ये क्या बोलते हैं इसको 224, 5 4 20, ये देखिए 5 2 10 2, 5 24 24.8, या इसको 2.48 -2 आ रहा है, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फाइनली क्या आ गया 0.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतना सिंपली हमारा आंसर हो चुका है। तो जब भी हम लोग इसके बाद फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन करेंगे ये शॉर्टकट मेथड से हम लोग कर लेंगे, याद रखिए ये शॉर्टकट मेथड से हम लोग फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन करेंगे। वो आप नहीं तो नहीं करेंगे, मतलब बाकी जो लॉन्ग प्रोसेस है, लॉन्ग प्रोसेस बहुत ही कंज्यूमिंग है, उतना आप लोग को दिमाग खराब करने का जरूरत नहीं है। समझ पा रहे हैं। सो देखिए ये है क्वेश्चन, तो हम लोग शॉर्टकट समझ गए। तो ये शॉर्टकट मेथड ही आप लोगों को मैं फॉर्मूला में लिखा दे रहा हूँ। जो हमारा आइंस्टाइन का फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन आया वहाँ पर आप जब भी क्वेश्चन करेंगे, मतलब देखिए E = hν माइनस hν0, इसका मतलब ही hc बाई लैम्डा माइनस hc बाई लैम्डा नॉट। तो आप लोग ऐसे लिखेंगे 12400 बाई लैम्डा एमस्ट्रॉन्ग में माइनस 12400 बाई लैम्डा नॉट एमस्ट्रॉन्ग में। सो हमारा अल्टीमेटली क्या आ गया 12400 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा नॉट। दोनों ही किस में है, दोनों ही हमारा एमस्ट्रॉन्ग में रहना पड़ेगा। किस में, एमस्ट्रॉन्ग में, माइनस 1 बाई लैम्डा नॉट किस में रहेगा, एमस्ट्रॉन्ग में। ये है एनर्जी हमारा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का। समझ पा रहे हैं, ये हमारा शॉर्टकट मेथड है और इसको आप लोग को जानना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम लोग ये वाला तो समझ गए, अभी कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, किसका ग्राफ कैसे चलता है उसको देख लेते हैं। देखिए
सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि हमारे पास किस किस का ग्राफ है, सबसे पास अगर हम लोग देखें E इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। अगर एनर्जी के साथ हम लोग फ्रीक्वेंसी का ग्राफ करेंगे वो कैसा दिखने में होगा, मैं इधर नीचे कर रहा हूं, एनर्जी के साथ फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, इस तरफ एनर्जी है, इस तरफ फ्रीक्वेंसी है। तो देखिए जब मेरा फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम होगा, मतलब यहाँ पर एक जब हमारा शुरू और मिनिमम यहाँ से शुरू हो रहा है, तो ये ग्राफ मेरा कुछ इस तरह से जाएगा ग्राफ, समझ पा रहे हैं। ये जो पोर्शन है इस पोर्शन को हम लोग बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और ये जो एनर्जी है, ये वाला जो एनर्जी है इसको बोलेंगे वर्क फंक्शन। ये जो एनर्जी है इसको वर्क फंक्शन, इसको बोलेंगे एच न्यू नॉट, समझ पा रहे हैं। और इसका जो स्लोप है, इसका जो स्लोप है, ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या होगा बोले, ये वाला स्लोप होगा एच, इसका स्लोप है एच। तो ये वाला हमारा ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा एनर्जी के साथ जब फ्रीक्वेंसी का करेंगे। और इसी चीज से हम लोग जानते हैं E इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा माइनस एच सी बाई लैम्डा नॉट। जब वेवलेंथ के साथ इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे वो कैसे जाएगा, वेवलेंथ के साथ मतलब कैसे प्लॉट कर, देखिए अगर 1 बाई लैम्डा के साथ प्लॉट किया हमने, 1 बाई लैम्डा के साथ एनर्जी अगर प्लॉट किया तो ग्राफ हमारा जो इसका ग्राफ था सेम उसी तरह का ग्राफ जाएगा। ये वाला जो पोर्शन होगा ये वाला होगा 1 बाई लैम्डा नॉट, और ये वाला जो वर्क फंक्शन ये क्या होगा, बोलिए क्या होगा, ये वाला क्या एच सी हमारा क्या होगा यहाँ पर एच सी। तो यहाँ पर स्लोप क्या आ गया, ये वाला एच सी बाई लैम्डा नॉट, और यहाँ पर स्लोप क्या आ गया, एच सी हमारा स्लोप आ गया। तो यहाँ पर हमारा किस किस का ग्राफ हुआ, ई वर्सेस न्यू, यहाँ पर आ गया ई वर्सेस 1 बाई लैम्डा। लेकिन अगर ई वर्सेस लैम्डा आता तो क्या होता सर, पहले ये दोनों लिखिए, ई वर्सेस 1 बाई लैम्डा किया। लेकिन अगर सर ई वर्सेस लैम्डा आता तो क्या होता सर, बोलिए, हम अब लोग उसको देखेंगे, ठीक है। ये वाला समझ लिए। अभी चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये वाला हम लोग समझ लिए। अभी थोड़ा और देखेंगे, ये वाला ग्राफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, स्लोप किसका क्या रहता है ये हम लोग समझ लिए। अभी देखिए हमारे पास और एक इक्वेशन था, क्या इक्वेशन था, स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। सो एक चीज ख्याल रखिए, हमारा फोटो करंट निकल रहा है, तो फोटो करंट निकल रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब फोटो करंट जा रहा है, तो करंट के साथ स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे डिपेंड करता है उसको अगर हम लोग ये ग्राफ से रिप्रेजेंट करें, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा पोटेंशियल सेम रहे लेकिन हमारा करंट हम लोग अलग अलग ले, मतलब यहाँ पर करंट है, यहाँ पर हमारा फोटो करंट है, इस तरफ है फोटो करंट आई, इस तरफ है स्टॉपिंग पोटेंशियल, इस तरफ है स्टॉपिंग पोटेंशियल, या इसको मैं पोटेंशियल ही बोलूँ, पोटेंशियल के साथ मैं प्लॉट कर रहा हूँ पोटेंशियल भी। तो यहाँ पर अगर एक पॉइंट में ये अगर मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल हुआ तो अलग अलग करंट के लिए कुछ ग्राफ ऐसे जाएगा, अलग अलग करंट के लिए हमारा ग्राफ ऐसे, अगर ये करंट I1 रहा, I2 रहा, I3 रहा, ये जो पोर्शन है इनको बोलते हैं सैचुरेशन करंट। यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन करंट। तो यहाँ पर क्लियरली I3 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I1 होता है। तो जब स्टॉपिंग पोटेंशियल मेरा सेम रहेगा तब ग्राफ ऐसा रहेगा, जब हमारा सैचुरेशन करंट सेम रहेगा मतलब हम यहाँ से भी शुरू करेंगे यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ से भी शुरू करेंगे यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ से भी शुरू करेंगे यहाँ पहुँचेंगे। इधर क्या हुआ, इधर हमारा फोटो करंट है, इधर हमारा पोटेंशियल है, लेकिन यहाँ पर हमारा पहला VS1 VS2 ये VS3, क्लियरली VS3 ग्रेटर देन VS2 ग्रेटर देन VS1 अगर होता है, ये जो पोर्शन है इसको बोलेंगे हम लोग सैचुरेशन करंट। तो ये ग्राफ भी हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख के रखिए। तो यहाँ से ये दोनों ग्राफ आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये वाला पहला कंडीशन क्या है, जब स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा। सेकंड कंडीशन क्या है, जब सैचुरेशन करंट हमारा सेम रहेगा लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा अलग अलग होगा। दोनों ग्राफ इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत तरह का क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और दो एक क्वेश्चन आप लोग आज डिस्कस करा के आज का क्लास यहाँ पर एंड करूँगा, क्योंकि क्लास ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है, आप लोग का पेशेंस लेवल कम जाएगा धीरे धीरे। अगर आप लोगों को मैं थोड़ा दूसरा टाइप का क्वेश्चन कराऊँ, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 × 10⁻14 हर्ट्ज is incident on a metal of threshold frequency कितना, मेटल का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 2 × 10⁻14 हर्ट्ज।
सो कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, ये मुझे निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या पता है, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है h न्यू माइनस h न्यू नॉट। तो अभी क्या मैं गधे की तरह ये फॉर्मूला मैं ये वाला बिठा के करूँ? नहीं, मैं वैसे नहीं करूँगा। आप लोग पंडित है, आप लोग फिजिक्स का स्टूडेंट है, आप लोग एक क्लास 12 के फिजिक्स का स्टूडेंट है और आप सबसे स्पेशली आप मेरे स्टूडेंट है। तो ऐसे इतना बड़ा प्रोसेस में मैं आप लोग को करने का कभी रिकमेंड नहीं करूँगा। तो क्या करेंगे यहाँ पर, इधर हम लोग करेंगे hc/λ माइनस hc/λ नॉट, ये करेंगे हम लोग। अभी बोलेंगे सर हमारे पास तो फ्रीक्वेंसी दिया है, तो हम लोग वेवलेंथ कैसे करेंगे? तो आप सभी लोगों को पता है कि वेवलेंथ का मतलब क्या होता है, c/न्यू। c/न्यू आप सभी लोगों को पता है। सो हम लोग के पास क्या ऑप्शन है कि वेवलेंथ इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सो हमारे पास इसका वैल्यू हमारे पास दिया है h से हम लोग अगर कॉमन ले लें तो एक चीज़ आप लोग देखिए, तो हम लोग फ्रीक्वेंसी से हम लोग इसको कॉमन लेंगे। सो अगर मैं यहाँ पर एक चीज़ मतलब क्या कर सकते हैं, हम लोग वैल्यू पुट करके कर सकते हैं। सो देखिए यहाँ पर थोड़ा हमें मेहनत करना पड़ेगा। c/न्यू, तो पहला वाला में क्या हो जाएगा 3 × 10⁸/5 × 14, ये इसको थोड़ा मेहनत करके मुझे निकालना पड़ेगा, लेकिन इसके अलावा मैं शॉर्टकट में बिठा दूंगा। इसको जब मैं बिठाऊंगा तो क्या आएगा 5 × 0.6, तो क्या आ रहा है 0.6 × 10⁻⁸ 14 कितना होगा -6 मीटर आएगा। इसको मुझे एमस्ट्रॉन्ग में करना है, तो एमस्ट्रॉन्ग में करेंगे तो 10⁻10 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 का मल्टीप्लाई करने का तो क्या होगा 6000 एमस्ट्रॉन्ग हो जाएगा। लैम्डा नॉट क्या होगा फिर से c/न्यू नॉट, तो 3 × 10⁸। देखिए इसको मैंने क्या किया 0.6 × 10⁻⁻6 × 10⁻10, जब मैंने मल्टीप्लाई किया ये एमस्ट्रॉन्ग में चला गया, वही मैं कर रहा हूँ। 3 × 10⁸, ये वाला कितना है 2 × 10⁻14, सो क्या होगा 1.5 × 10⁻⁻6 मीटर। सो 1.5 × 10⁻⁻6 मीटर से मुझे एमस्ट्रॉन्ग में करना है, तो क्या होगा 10⁻10 दैट इज 1500 एमस्ट्रॉन्ग। रुकिए 4 आ रहा है, 15320 होगा एमस्ट्रॉन्ग। देखिए इतना हो रहा है, क्यों हो रहा है देखिए, क्योंकि हमारे पास 1.5 10⁻4 होगा, 1.5 10⁻4 होगा। तो यहाँ पर हमारा एक जीरो हो गया 15 के बाद 3 0, तो 15000 क्या होगा एमस्ट्रॉन्ग होगा यहाँ पर। सो अगर मैं अभी वैल्यू पुट करूँ तो यहाँ पर 12400 निकाल लेंगे, तो क्या फॉर्मूला है लैम्डा एमस्ट्रॉन्ग में रहेगा माइनस लैम्डा नॉट भी किस में रहेगा एमस्ट्रॉन्ग में रहेगा, और जो वैल्यू आएगा आंसर किस में आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। सो 12400 लैम्डा का वैल्यू क्या है बोलिए, क्या है 6000 माइनस 1/15000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1000 कॉमन आ जाएगा, तो 12400/1000 कॉमन आ गया। 6 और 15 एलसीएम क्या है 6 और 15 का एलसीएम है 30, 6 × 5 = 30, 15 × 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 2 0 कट गया। सो यहाँ पर 3 है, 3 4 = 12, 3 4 = 12, ठीक है अभी इसको रखिए बाद में काटेंगे, अभी रखिए। तो 124/10 × 30 इसको भी रखिए, इंटू 5 - 2 क्या होता है 5 - 2 3 होता है, तो 3 × 10, तो इजीली हो गया 100, तो 1.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फाइनल एनर्जी कितना आ गया 1.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा फाइनल एनर्जी आ चुका है। समझ पा रहे हैं? तो ऐसे हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो दीज आर द मेन फंडामेंटल्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आज हमारा इस लेक्चर का मतलब इस टॉपिक का पहला लेक्चर था। तो आज का क्लास और बढ़ाऊंगा नहीं, ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है लेक्चर। तो आप लोग पहले जो मैंने बेसिक चीज़ कराया इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस कीजिए। नेक्स्ट क्लास में और भी मैं सिखाऊंगा कैसे मैथ्स को हम लोग इजी वे में कर सकते हैं। अलग अलग टाइप का मैं सब लोगों में कराऊंगा, आप लोगों के लिए मैं लिस्ट करके रहूँगा जो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। तो तब तक के लिए क्लास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बोलना। आपका एक एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। हर एक का मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कभी कभी टाइम के लिए रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मैं टाइम निकाल के फिर भी रिप्लाई आप लोगों को करूँगा, ये मेरा प्रॉमिस है। तो आप लोगों को क्लास कैसा लगा कमेंट करके बोलना। इसी के साथ आज का क्लास यहाँ पर एंड करूँगा। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।